आप सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का जो आपका पेपर है, ऑप्शनल पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर ऐसा पेपर है जो एमएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस स्कोरिंग पेपर है। हालांकि ये जो पेपर है इसका एमएससी के बाद कहीं यूज़ होने वाला नहीं है। चाहे आप नेट करो या फिर फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें इससे कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमको तो स्कोर करना है तो उसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की थ्योरी क्या है? ये जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, ये इसका जो फाउंडर था वो आइंस्टीन था, ठीक है। और ये होती क्या है तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको क्लियर भी होता चलेगा। एक बार मैं बता दूं इसको कि ये जो थ्योरी है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम पर बेस्ड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। अब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम क्या है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, द थ्योरी which depends on relative concept of space and time is known as theory of relativity, ठीक है। ओके, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब उसको लिखते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऐसा करो, यहाँ पे डायग्राम के बजाय मैं नंबर डाल के और फिर लिख देता हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर वन तो इसका स्पेशल थ्योरी। और ये जो स्पेशल थ्योरी है इसमें थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें क्या करना होगा हमको, यहाँ पे जो इनर्शियल फ्रेम है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें लिखना है आपको, इन दिस डील्स विद इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या है तो उसको भी हम पॉइंट डाल के लिख लेंगे, इनर्शियल फ्रेम। उससे पहले जो इसका सेकेंड टाइप है उसको और लिखते हैं, और वो है आपकी जनरल रिलेटिविटी। और इसमें क्या होगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके साथ डील की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इन दिस डील्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल क्या है तो हेडिंग डाल के उनको लिखते हैं। तो नंबर 1 इसमें लिखना आपको इनर्शियल फ्रेम, हेडिंग डालनी है। इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? द फ्रेम, या फिर इसको सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेम बोलो या सिस्टम बोलो, ठीक है। फ्रेम और सिस्टम इन विच जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम।
ओके। तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, ओके। और जो नॉन इनर्शियल है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेटेड जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी है उसमें चेंजमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो वो होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नंबर 2 पे क्या लिखेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये देखो ये क्या होगी, द फ्रेम या फिर सिस्टम, और द फ्रेम और सिस्टम, फ्रेम बोलो या फिर सिस्टम बोलो एक ही बात है, इन विच पार्टिकल मूव्स विद, कांस्टेंट के बजाय क्या आ जाएगा, एक्सेलरेटेड, यानी वेलोसिटी में जो चेंजमेंट है उसको हम एक्सेलरेटेड बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उस वेलोसिटी के साथ, यानी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस फ्रेम को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होगी। अब जो हम हेडिंग डालेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब नई हेडिंग डालेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को हम बोलते हैं स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखते हैं लॉरेंज ओब्लिक स्पेशल ऑरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आए इसका मतलब स्पेशल लॉरेंज ट्रांसफॉर्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो इसने क्या यूज लिया कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और साथ में इस स्टेटमेंट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो स्पेस है उसमें जो भी आप पॉइंट लोगे, ठीक है, या फिर जो भी डायरेक्शन लोगे वो सारी की सारी सेम होंगी, ओके। जो भी आप पॉइंट लोगे, जो भी डायरेक्शन लोगे वो सारी की सारी सेम होंगी, ठीक है। तो ये दो आपको स्टेटमेंट लिखने इसमें। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है इस ट्रांसफॉर्मेशन के उसको मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद जो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसको देखेंगे, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन पोस्टुलेट, या फिर प्रिंसिपल भी बोल सकते हो आप इसको। किस प्रिंसिपल पर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। एक तो ये, और साथ में क्या, एंड ऑल्सो ऑन द एजम्पशन that all the points and all directions in space are equivalent, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको काम में लेने हैं। क्या है ये, एक बार फिर से देखो कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, और साथ में एक एजम्पशन क्या लिया गया है कि ये जो स्पेस है इसमें जो भी आप पॉइंट्स लोगे या फिर जो भी डायरेक्शन लोगे वो सारी की सारी इक्वल होंगी, ठीक है, ओके। अब इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसको देखते हैं। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा,
यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, चल जाना चाहिए काम, करते हैं कोशिश। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, इस सिस्टम को मैं कैपिटल S बोल देता हूँ। पहले इसको लिखा मैंने, ये तो है X डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन और ये Z डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो सिस्टम मैंने बनाया इसको मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूँ इस सिस्टम को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर टाइम t, किसी टाइम t के बाद मैं इसको v वेलोसिटी के साथ आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्पेस को t टाइम के बाद v वेलोसिटी के साथ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको आगे खिसका दिया, ठीक है। तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट हैं फिर वो मान लेते हैं y डैश x डैश और z डैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। इस टाइप से खिसका दिया आगे मैंने, x इसी के लोगे, चलो और आगे बढ़ा लो। ये जो रेड वाला है ये हमारा जो नया सिस्टम है वो है जिसको मैं एस डैश से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका y डैश, ये हो गया x डैश और ये हो गया z डैश, ठीक है। और ये जो सिस्टम है वो मान लिया मैंने s डैश है, सिस्टम क्या है s डैश है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो पहले हमने सिस्टम लिया था वहाँ पे एक चीज़ और डालना कि वहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज पॉइंट मैंने ले लिया P पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट P, ये पॉइंट है हमारा P, जिसके कोऑर्डिनेट S के अगर मैं रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या बनेंगे x, y, z और t का फंक्शन बनेगा तो t, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो t है वो t रिलेटिव है, ठीक है, वेरिएबल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। अगर मैं इसी पॉइंट के इस एस डैश सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ, एस डैश सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट देखना चाहूँ तो वो क्या बन जाएंगे, तो वो बन जाएंगे एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश कोमा टी डैश, ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है, ओके। पहले जो ओरिजिन था वो मान लेते ओ था और अब ये जो ओरिजिन आया ये मान लिया मैंने ओ डैश है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से इसको आगे खिसकाया गया है, v वेलोसिटी के साथ, ओके, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम में हमने बनाया है इसको एक बार लिख देते हैं, तो अब इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो दो सिस्टम लिए हैं, एक तो ओ एक्स वाई जेड जिसको हम एस और एक ओ डैश एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश जिसको एस डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लिख रहा हूँ, लेट अस कंसिडर टू सिस्टम्स और वो क्या क्या है, एक तो कैपिटल ओ एक्स वाई जेड और दूसरा डैश वाले के साथ ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। ऑफ एस एंड एस डैश उनको भी हमने लिख दिया रेस्पेक्टिवली, ये इसको हम एस से और इसको एस डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एल वाई, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो एस डैश है ना वो किसके अलोंग खिसक रहा है, किसके अलोंग मूव कर रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। तो इस चीज को भी लिख देते हैं, वेयर सिस्टम एस डैश इज मूविंग रिलेटिव या फिर रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू एस, एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। टू एस अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद किस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी v, ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियल का मतलब क्या है, एट टी इक्वल 0, यानी जब हमने टाइम को 0 ले लिया तो उस केस में जो ओ था वो
सॉरी जो ओडेस था वो कोई और नहीं ओ ही था, है ना, यानी ये दोनों कोइंसाइड थे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियली ओ एंड ओडेस आर कोइंसाइड। ठीक है, ओके। अब देखो आपने जो एजम्पशन ले रखा है उसमें क्या लिखा था कि जो भी पॉइंट्स हैं स्पेस में वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज को मैं काम में लूंगा, सिंस ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस आर कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो लाग्रांज सॉरी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने लिखा था, ठीक है, कि जो भी पॉइंट्स लेंगे हम स्पेस में या फिर जो भी डायरेक्शन लेंगे वो सारे सारे इक्विवेलेंट होंगे। ओके, तो पॉइंट्स वाली जो स्टेटमेंट एजम्पशन है उसको मैंने यहाँ पे काम में लिया है। ओके, अगर पॉइंट सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो जो एस है और जो एस डैश है उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है, पॉइंट्स जो है आपने लिए किसी स्पेस में वो इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि जो एस डैश है और जो एस है उनके जो कोऑर्डिनेट्स है ना उनको हम लीनियर रिलेशन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हैपनिंग इन एस हैपनिंग इन एस एंड एस डैश, यानी जो भी आपके पास एस स्पेस था उसमें अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी जो पोजीशन है वो मतलब उस किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या फिर एस डैश जो है उसमें अगर कुछ घटित हो रहा है, ठीक है, तो घटित होने का मतलब है कि उस पोजीशन की बात की जा रही है, यानी कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। ठीक है, एस एंड एस डैश आर किससे रिलेट किए जाएंगे, रिलेटेड बाई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, मतलब लीनियर रिलेशन लिखा जाएगा उनका। ठीक है, रिलेटेड बाई लीनियर रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस डैश में हमारे पास एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश कोऑर्डिनेट आए थे, ठीक है, उनको हम एस में जो कोऑर्डिनेट थे पॉइंट पी के एक्स वाई जेड और टी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, जो स्केलर्स आएंगे वो, है ना, उन्हीं को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो तो अब वो जो एस और एस डैश हमने सिस्टम ले रखे ना उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है, साथ में टी और टी डैश ये ले रखे हैं। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं फिर से, और चलो उनको लिख लो पहले। वी ऑल्सो कंसिडर दैट द ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट द ऑब्जर्वर इन एस सिस्टम एस एंड एस डैश ऑब्जर्व एन इवेंट हुज लोकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम एस में ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, और वो एस डैश में जो इवेंट हैपन हो रही है तो उसकी लोकेशन की हम बात करें तो वो लोकेशन हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं। एस डैश में बैठा है तो एस में जो लोकेशन होगी उस इवेंट की, ठीक है, तो उसको हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं। ओके, और एस में बैठा है तो एस डैश में उस इवेंट की जो लोकेशन होगी उसको डैश के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने इवेंट हुज लोकेशन आर क्या बनेगी, देखो एक्स वाई जेड किस में बनेगी, ये तो एस में, इन सिस्टम एस एंड टाइम ऑफ हैपनिंग, और जिस टाइम वो हैपन हुई है इवेंट तो वो टाइम मैंने टी ले लिया। ठीक है, टाइम ऑफ हैपनिंग इज टी। ठीक है, एंड
अब वही काम हम एस डैश के लिए अगर लिखें तो क्या लिखें, एंड द सेम, ये लिखा जाएगा पूरी, ठीक है। तो सेम इन एस डैश, मतलब ऐसा ही कुछ एस डैश में अपन होगा, लेकिन वहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, एंड टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टी डैश हो जाएगा, एंड टी डैश, ठीक है। ओके, अब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो देखो एस डैश का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स डैश है, एस डैश में पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश है। तो उस एक्स डैश को कैसे लिखेंगे, जो आपके पास एस के कोऑर्डिनेट है ना, एस में जो कोऑर्डिनेट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, एक्स वाई जेड और टी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्केलर यूज करना पड़ेगा, तो वो स्केलर में ले रहा हूं अल्फा 11 और पहला कोऑर्डिनेट एक्स प्लस अल्फा 12 वाई प्लस अल्फा 13 जेड, और एक टी वेरिएबल और बच गया अल्फा 14 टी, एक तो ये लिखा गया। दूसरा अगर मैं बात करूं वाई डैश की, इसका जो वाई डैश कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, अल्फा 21 ले लिया मैंने, 21 एक्स, इसी इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्केलर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे, ओके। अल्फा 22 वाई, अल्फा 23 जेड, अल्फा 24 टी, ठीक है। और जेड एस की अगर मैं बात करूं तो वो लिखा जाएगा अल्फा 31 एक्स, अल्फा 32 वाई, अल्फा 33, ये इंडेक्स में लिखा जाएगा अल्फा 33 जेड, और प्लस अल्फा 34 टी, एक और बच गया टी डैश। तो टी डैश के लिए क्या लिखा जाएगा, अल्फा 41 एक्स, अल्फा 42 वाई, अल्फा 43 जेड, और अल्फा 44 टी। इस पूरे सिस्टम को मैंने बोल दिया 1, सिस्टम 1, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास स्केलर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 16, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, इनको कैलकुलेट करना है। और 16 को कैलकुलेट करेंगे बहुत लेंथी और टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशंस को यूज में लेंगे, ओके। तो पहली कंडीशन तो ये कि जो एस डैश था वो किधर मूव कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में कर रहा था ना। तो अगर एक्स डायरेक्शन में करेगा तो वाई और जेड अनइफेक्टेड रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाई डैश को तो वाई बोल देंगे। अगर जो डायग्राम देखो, यहाँ पे जो सिस्टम था एस, वो एस डैश पे मूव कर रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, एक्स के लॉन्ग, यानी वाई और जेड पे कोई चेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब वाई डैश वाई ही मानेंगे, ठीक है, और जेड डैश को जेड के बराबर मानेंगे, ठीक है, ओके। तो इस चीज को लिखना है यहाँ पे, तो इस पे चलो नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, साइड में चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले तो वही कि जो एस डैश है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। वी आर considering the motion along x axis, ठीक है। द मोशन, तो y और z के अलोंग क्या रहेगी, अनइफेक्टेड। द मोशन अलोंग टू y एंड z directions will be unaffected, ठीक है, ओके। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो y डैश है उसको तो आप y के इक्वल लिखोगे एंड z डैश को z के इक्वल लिखोगे, ओके। और ऐसा कब पॉसिबल है, देखो अब यहाँ पे आप इस साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो y डैश है ना, सेकंड जो इक्वेशन है y डैश, तो y डैश से y के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा 22 तो 1 होना चाहिए, बाकी जो अल्फा 21 है, अल्फा 23 है, अल्फा 24 वो 0 हो जाने चाहिए, तभी तो y डैश y के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊं तो z डैश वाला इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन है इस सिस्टम 1 में, ठीक है। तो z डैश से बराबर z आना चाहिए, इसका मतलब अल्फा 33 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और बाकी जो एक्स वाई जेड के एक्स वाई और टी के कोफिशिएंट है उनको 0 बनाना है, मतलब अल्फा 31, अल्फा 32, अल्फा 33 34 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से
कुछ तो एलिमिनेट हो गए, मतलब 0 हो गए, और कुछ की वैल्यू 1 आ गई है। ओके, तो 16 में से कुछ तो हमने कैलकुलेट कर लिया एक तरीके से, है ना। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है यहाँ पे जब पहला इक्वेशन देखो अल्फा 12 और अल्फा 13, अल्फा 12 अल्फा 13 ये दोनों क्या बन जाए, ये दोनों 0 बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो मूव करवाया है ना सिस्टम को, वो एक्स के अलोंग करवाया है, ठीक है। तो एक्स टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वाई और जेड 0 बनने चाहिए, ठीक है। वाई जेड के रिस्पेक्ट में तो कोई मोशन हुई नहीं, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे। ऐसे ही टी डैश वाले में जो वाई और जेड वाले हैं उनके कोफिशिएंट को 0 कर देंगे, यानी अल्फा 42 अल्फा 43 को 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 जो हमारे पास स्केलर थे वो भी 0 हो गए, ठीक है। तो गिने चुने बचेंगे, उनको हम सोल्व कर लेंगे उतनी इक्वेशन बना के। तो उसके लिए क्या लिखे, देखो ये जो कंडीशन है इसके साथ क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा 12 और अल्फा 13 क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो दो तो यहाँ से 0 हो गए, 2 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब दूसरे वाले में आ जाओ, वाई डैश वाले में। तो वाई डैश वाले में क्या बनेगा, देखो वाई डैश वाई के बराबर करना है ना, तो वाई डैश को वाई के बराबर करोगे तो अल्फा 22 को 1 करोगे तभी वाई डैश वाई के बराबर आएगा। लेकिन साथ में ये जो एक्स जेड और टी के कोएफिशिएंट इनको 0 करना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि जो वाई डैश वो वाई के बराबर आ गया, ठीक है। तो एक्स जेड और टी इनके कोफिशिएंट को 0 बनाने के लिए जो इनके कोफिशिएंट है कौन है, अल्फा 21 है, एक्स का कोफिशिएंट उसको 0 लेना पड़ेगा, जेड का कोफिशिएंट अल्फा 23 है उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। टी का जो कोफिशिएंट अल्फा 24 उसको 0 करना पड़ेगा। तो उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा 21 अल्फा 23 और अल्फा 24, ये भी क्या बनेंगे 0। लेकिन साथ में अल्फा 22 क्या करना पड़ेगा, एंड अल्फा 22 1। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर क्या लिखा है, वाई डैश वाई के बराबर है, तभी तो अगर ये चारों वैल्यू उस इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे सिस्टम फर्स्ट वाले में, तो वाई डैश वाई के बराबर तभी आएगा जब आप ये केस लेके चलोगे, ठीक है। ओके, अब जेड एस वाले में आ जाओ, तो वहां से आपको मिलेगा अल्फा 31 अल्फा 32 और अल्फा 34, ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन अल्फा 33 1 हो जाएगा, एंड अल्फा 33 इक्वल 1, तभी तो जेड एस जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, और चौथी इक्वेशन से क्या बताया था, अल्फा 42 और अल्फा 43, ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो भी वैल्यूज आई हमारे पास इनको उस सिस्टम फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 10 वी हैव देखो, तो सबसे पहले तो ये जो पहली कंडीशन है इसको काम में लो, ठीक है। या फिर वहां से देखो आप जो एक्स डैश है, एक्स डैश, हाँ ठीक है वही बात है, एक्स डैश को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या लिखा जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा अल्फा 12 और अल्फा 13 0 है ना। तो अगर अल्फा 12 अल्फा 13 0 है तो अल्फा 12 अल्फा 13 को 0 कर दिया तो एक्स डैश किसके बराबर आ गया, अल्फा 11 एक्स प्लस अल्फा 14 टी के बराबर आ गया। तो इसको लिखते हैं पहले, एक्स डैश इक्वल अल्फा 11 एक्स प्लस अल्फा 14 टी, इसको मैंने बोल दिया सिस्टम एक आ गया था, उसके बाद इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब वाई डैश वाले में सब्सटीट्यूट कर दो लो, तो वाई डैश वाले के लिए देखो क्या बनेगी, तो वाई डैश वाले के लिए ये वाला केस देखो, तो यहाँ पे ये तो वाई डैश वाई के बराबर आ रहा था, जेड जेड के बराबर आ रहा था, तो उसको सीधा लिख दो वाई डैश वाई के बराबर है एंड जेड डैश जेड के बराबर है। इस पूरे को मैंने बोल दिया इक्वेशन 3 दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। और अब आ जाओ टी डैश पे, तो टी डैश के लिए देखो लास्ट वाली जो कंडीशन थी उसमें अल्फा 42 43 दोनों 0 हैं, तो अल्फा 42 43 को 0 कर दो, इन दोनों को 0 कर दो, 41 एक्स 44 टी, अल्फा 41 एक्स अल्फा 44 टी, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन कौन आ रहे हैं, अल्फा 11 अल्फा 14 अल्फा 41 अल्फा 44, 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक तरीके से, है ना। और इक्वेशन हमारे पास 3 ही है,
तो इनको कैसे सोल्व करें, तो एक वेरिएबल्स को और हटाना पड़ेगा। ये अल्फा 11, अल्फा 14, अल्फा 41, अल्फा 44 जो है, इसमें से एक को और एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या केस यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जो एक्स डैश है उसको हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। सिंस एक्स डैश इक्वल 0, एक्स डैश को जब हम 0 करेंगे, ठीक है, तो अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीटी। ऐसा क्यों हो गया, देखो डायग्राम में आओ, डायग्राम ये रहा। अगर एक्स डैश को मैं 0 कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्स डैश को 0 कर दिया, इसका मतलब कोई पॉइंट जो एक्स डैश बराबर 0 को डिनोट कर रहा है, तो वो किस प्लेन में होगा, वाई डैश जेड डैश में होगा। किस प्लेन में, वाई डैश जेड डैश प्लेन में होगा, ठीक है। अगर वाई डैश जेड डैश प्लेन में आ रहा है ना, तो ये जो प्लेन था ये कहां पे शिफ्ट हो गया, v वेलोसिटी के साथ टाइम t के बाद इस वाले प्लेन में आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिख दिया कि जो एक्स डैश को हम 0 कर रहे हैं ना, तो अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इनटू सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है v और टाइम क्या है t, तो क्या बनेगा vt, ठीक है। दोबारा से समझो इसको, अब भी आप रेड वाले को भूल जाओ, ब्लू वाले पे फोकस करो, ठीक है। तो ब्लू वाले में इधर क्या था, x था, है ना, उसको आपने 0 कर दिया, तो जो भी पॉइंट होगा वो इस प्लेन में होगा। कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में, ठीक है। ओके, वाई जेड प्लेन में अगर मैं इसको आगे खिसकाऊं, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स डैश को मैंने 0 कर दिया, तो एक्स डैश को मैं 0 करूंगा तो आगे खिसकाऊंगा तो वाई डैश जेड डैश प्लेन में आ जाएगा वो पॉइंट। तो अब बताओ वाई डैश जेड डैश में जब वो पॉइंट आएगा तो ये डिस्टेंस कवर करके आएगा ना, और ये डिस्टेंस क्या है, ये एक्स के लॉन्ग चल रहे हैं, मतलब ये एक्स डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस क्या होगी, टाइम टू स्पीड, ठीक है। तो टाइम क्या है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम कवर किया उसने, टी टाइम, ठीक है। और स्पीड क्या है, स्पीड दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है v, तो ये टीवी हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस टीवी, टीवी या फिर वीटी। तो एक्स को हम क्या लिखेंगे, वीटी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स इक्वल वीटी, ठीक है। ओके, अब इन दोनों की हेल्प से एक जो अल्फा है वो और एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, एक्स डैश इक्वल 0 लिया ना, यहाँ पे पुट कर दो, ये 0 हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल अल्फा 11 एक्स, अल्फा 11 और एक्स की वैल्यू क्या है, देखो वीटी है, तो वीटी प्लस अल्फा 14 टी, अल्फा 14 टी एज इट इज। ओके, यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 0 इक्वल अल्फा 11 वी प्लस अल्फा 14 टी। अब देखो वो जो सिस्टम था एस से एस टेस्ट पे आ गया आफ्टर टाइम टी, तो टाइम तो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो टाइम वहां पे जरूर हुआ है, ठीक है। तो टी को तो हम 0 नहीं कर सकते, तो फिर इसको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से मैं लिख रहा हूं अल्फा, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो अल्फा 14 क्या आ जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अल्फा 11 वी। इसका मतलब ये जो अल्फा 14 आया हमारे पास ये वाला, इसके बदले हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कर इसको सब्सटीट्यूट किसमें, इक्वेशन सेकंड में, यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो अल्फा थे, अल्फा 11 और अल्फा 14। तो अल्फा 14 को भी आपने 11 की टर्म में लिख दिया, तो अब ये भी अल्फा 11, ये भी अल्फा 11, यानी एक ही आपके पास से अल्फा रह गया इन दोनों से, और दो यहाँ से है, दो यहाँ से, तीन इक्वेशन, तीन आपके पास वेरिएबल सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड में पुट करो, एक्स डैश इक्वल अल्फा 11 एक्स, और इस अल्फा 14 के बदले क्या लिखूंगा मैं, नेगेटिव अल्फा 11 वी, वी नहीं वी टी, ये टी भी है ना साथ में, यहाँ पे टी है, ठीक है। अल्फा 14 की वैल्यू होगी अल्फा 11 वी, और साथ में ये टी है तो टी लिखो। अब यहाँ से अल्फा 11 कॉमन आ गया, तो एक्स टेस्ट क्या बन जाएगा, अल्फा 11 कॉमन आने के बाद एक्स माइनस अल्फा 11 कॉमन आ गया तो वी टी बचा, वी टी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 5, जो कि हमारे काम का है, ये पांचवा भी काम का है, चौथा भी काम का है, आगे काम आएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हमको किस किस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अल्फा 11 की यहाँ से, और यहाँ से अल्फा 41 की, और यहाँ से अल्फा 44 की, ठीक है। तो अब इनको देखो कैसे सोल्व करते हैं, साइड में देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ किस किस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
अल्फ़ा 11, अल्फ़ा 41 एंड अल्फ़ा 44 इनकी वैल्यू। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हमको काम में लेना पड़ेगा स्फेरिकल वेव ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट है उसको हम ओरिजिन जो था वो उस पर रखेंगे। ठीक है, तो उस पर रखेंगे तो चारों तरफ में सभी डायरेक्शन में जो लाइट है वो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी के बाद अगर मैं उसकी जो लाइट स्पीड है वो सी हम लेते हैं ना, 3 × 10⁻⁸। ठीक है, तो उसको अगर मैं सी से डिनोट कर दूं तो एक स्फीयर बन जाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ लाइट जाएगी इसकी। ठीक है, हर डायरेक्शन में। कब? टाइम टी के बाद और डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? तो सी इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी उसकी सी है। ठीक है, तो सी टी रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा। कब? जब हम उस लाइट को कहां पे रखेंगे? ओरिजिन पे रखेंगे। ठीक है, तो अब उस चीज को यहां पे लिख रहे हैं, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए। तो यहां पे लिखा मैंने टू फाइंड these values we use the constancy of speed of light। जो कांस्टेंट होती है सी उसको हम काम में लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। सपोज ए स्फेरिकल वेव ऑफ लाइट। स्फेरिकल क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब आप उससे को ओरिजिन पे रखोगे, देखो ये वाला ये डायग्राम था ना, यहाँ पे आ जाओ एक बार। यहाँ पे अगर मैंने उस लाइट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो वो चारों तरफ लाइट बिखरेगी, है ना। तो क्या बन जाएगा? अगर मैं टाइम टी और हमारे पास जो वेलोसिटी है उसको मैं सी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो सी वेलोसिटी के साथ टाइम टी के बाद देखो तो कहाँ तक जाएगा? वीटी रेडियस तक। ठीक है, तो वीटी रेडियस तक चारों तरफ ये लाइट फैला देगा। ओके, तो क्या बन जाएगा? ओरिजिन जो है ओरिजिन वो सेंटर होते हुए एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और उस स्फीयर का इक्वेशन हम जानते हैं, x² + y² + z² = r² होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर उस लाइट को हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे डैश वाले में आ जाएगा। ओके, वहां से उन तीनों वेरिएबल्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसी के लिए ये सब लिख रहे हैं हम। ओके, तो अभी हमने लिखा स्फेरिकल वे ऑफ लाइट एट ओरिजिन ओ एट टाइम टी, ये ओ नीचे हो गया, ओ एट टाइम टी। ठीक है, विद वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी सी, जो लाइट वेलोसिटी है उसको हमने लिया है। देयरफॉर इट विल बी, क्या बनाएगी? डिस्क्राइब ए स्फीयर और उसकी रेडियस क्या होगी? सी टी ऑफ रेडियस सी टी। ठीक है, ये तो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है और ये क्या है? टाइम है। ठीक है, इन टाइम टी, और कौन सी फ्रेम में? एस फ्रेम में। ओके, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो क्या बन जाएगा? सी तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट आपने लिया है, यहाँ पे लिखा था आपने कांस्टेंट सी। ठीक है, तो टी की जगह क्या हो जाएगा? टी डैश हो जाएगा। ओके, तो एस डैश के लिए रेडियस क्या बनेगी? सी टी डैश। तो उस चीज को भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे। इट विल बी डिस्क्राइब ए स्फीयर ऑफ सी टी डैश रेडियस इन सिस्टम एस डैश। तो एस डैश में रेडियस क्या लेंगे? सी टी डैश, और एस में क्या लेंगे? सी टी। ठीक है, ओके, देन वी हैव तो अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको लिखने हैं एस में और एस डैश में। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एस के लिए, इन सिस्टम एस
तो एस में क्या बनेगा, देखो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिए ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। आर क्या है एस के लिए, सी टी, ठीक है। तो आर स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ओके, रेडियस क्या है, सी टी है, तो उसका इक्वेशन है ये। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 6। 5 तक आगे थे, ये छठा इक्वेशन आ गया, ओके। अब एस डैश में इन एस डैश, तो एस डैश में क्या बनेगा, वो डैश के साथ आ जाएंगे, वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर, सी तो कांस्टेंट था वो तो एज इट इज रहेगा, और टी डैश हो जाएगा तो टी डैश स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 7, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 0। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 8। ऐसे ही इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये बनेगा एक्स डैश स्क्वायर, ये 12 नहीं है, डैश है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल 0, इक्वेशन 9, ठीक है। तो 8 और 9 से इन दोनों की इक्वल कर दे, राइट साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। तो ये बन जाएगा, ये और ये दोनों इक्वल, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये डैश है, और प्लस जेड डैश स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। तो अब यहाँ पे देखो हमने एजम्पशन क्या लिया था कि जो वाई डैश है वो वाई के बराबर है और जो जेड डैश है वो जेड के बराबर है, ठीक है। तो वाई डैश को अगर मैं वाई लिखूं, ये वाई डैश को वाई लिखूं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जेड जेड स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देयरफॉर इधर तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और राइट साइड डैश वाले एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स डैश की और टी डैश की, तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा इक्वल एक्स डैश स्क्वायर। अब देखो एक्स डैश कहाँ पे आया था, इक्वेशन सेकंड, देखो वहाँ पे आया होगा, इक्वेशन सेकंड ये रहा, एक्स डैश क्या है, उससे पहले ये एक्स डैश ये आया ना हमारे पास, उसको सोल्व करने के बाद, ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन, तो इसको मैं काम में लूंगा अल्फा 1 और एक्स माइनस वी टी स्क्वायर है, तो अल्फा 1 स्क्वायर और एक्स माइनस वी टी था तो एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। अब टी डैश देखो क्या था, टी डैश इसमें मिलेगा, टी डैश था आपके पास ये वाला 41 44 एक्स टी, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अल्फा 41 एक्स प्लस अल्फा 44 44 ही था, ठीक है, टी 44 टी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इनका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, साइड में करते हैं। तो लेफ्ट साइड तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और राइट साइड पहले मैंने अल्फा 1 स्क्वायर को एज इट इज लिखा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2एक्स वी टी, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर, और इसके साथ क्या आएगा अंदर, पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा अल्फा 41 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 44 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 41 44 अल्फा 41
और एक्स टी। ठीक है, ये बन गया। लेफ्ट साइड एज इट इज चलने दो उसको, और राइट साइड क्या बनेगा देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो पहली वाली टर्म से तो आएगा अल्फा 1 1 स्क्वायर, और दूसरी वाली से माइनस है, माइनस सी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सी स्क्वायर और अल्फा 4 1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब मैं टी स्क्वायर वाली टर्म लिख रहा हूं, तो टी स्क्वायर वाली टर्म में एक तो यहाँ पे है, तो प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां से तो मिलेगा अल्फा 1 1 स्क्वायर और वी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा 1 1 स्क्वायर और वी स्क्वायर, एक तो ये आ गया। और देखो टी स्क्वायर कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो माइनस सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस सी स्क्वायर अल्फा 4 4 स्क्वायर। ये टी स्क्वायर वाली टर्म होगी, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई है। ठीक है, अब एक्स टी वाली टर्म बाकी है, तो एक्स टी वाली टर्म लिख लो। तो एक्स टी वाली टर्म एक तो इसमें है, ठीक है, तो ऐसा करो, और देखो एक्स टी वाली टर्म यहाँ पे भी है, दोनों माइनस में है, तो मैं माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स टी कॉमन ले लिया। तो माइनस एक्स टी यहाँ से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 2 एक्स टी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा 1 1 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके ओके ओके, एक्स टी कॉमन है, वी माइनस तो कॉमन आ गया, अल्फा 1 1 स्क्वायर वी, ये बचेगा, तो मैंने लिखा वी अल्फा 1 1 स्क्वायर, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन कॉमन आ गया तो प्लस हो गया, और क्या मिलेगा देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट, और एक्स टी तो कॉमन आ गया, सी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 भी कॉमन आ गया, तो ये बचेगा अल्फा 4 4 अल्फा 4 1 सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स टी 2 एक्स टी कॉमन आ गया था, ये करली ब्रैकेट था यहाँ पे, तो करली ब्रैकेट से ही इसको क्लोज करेंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, जो कोफिशिएंट्स है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो उनकी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इधर तो खैर नहीं है, लेकिन सी टी का जो कोफिशिएंट है उसकी कंपेयर कर लेंगे। ओके, टी स्क्वायर की सी टी इधर भी नहीं है, तो टी स्क्वायर तो है ना हमारे पास, टी स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उनकी कंपेयर कर लेंगे। साथ में इधर एक्स टी वाली टर्म नहीं है इधर लेफ्ट साइड, तो एक्स टी का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ईजी हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेटिंग the coefficients of x square t square and xt, एक्स स्क्वायर का, टी स्क्वायर का और एक्स टी का जो कोफिशिएंट है उनकी कंपेयर करेंगे। ठीक है, उनको इक्वल करेंगे, वी गेट, तो ये देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर करूँ तो इधर तो 1 और इधर ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू 1 की इक्वल आ रही है, तो ये बन गया एक इक्वेशन, अल्फा 1 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा 4 1 स्क्वायर इक्वल 1, ये इक्वेशन ओके 9 आ गया था ना साइड में, तो ये बन गया इक्वेशन 10। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी कंपेयर करो, तो दूसरी कंपेयर के लिए मैं एक्स टी का जो है ना, एक्स टी के बजाय क्या है, पहले टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर करो तो ये सी स्क्वायर में आ रहा है, उससे उसके बजाय एक्स टी वाला कर लो पहले, ये 0 वाला। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, जब मैं इसकी कंपेयर करूंगा तो v इधर, तो v अल्फा 1 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा 4 4 अल्फा 4 1, और इधर एक्स टी का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो 0 बन गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 11। ठीक है, अब टी स्क्वायर के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लो, तो इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये वाला है ना, तो इस ब्रैकेट को लिख रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा अल्फा 1 1 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 4 4, और इधर क्या है, माइनस सी स्क्वायर है लेफ्ट साइड, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 12, तो ये इक्वेशन आया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन 10 11 12 आ गए, 10 11 एंड 12, ठीक है, तो इन तीनों को आप सोल्व करोगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो जब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो अल्फा 1 1 अल्फा 4 1 और अल्फा 4 4 इन तीनों की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो जहां भी जब मैंने इनको सोल्व किया तो प्लस माइनस 1 आ रहा था, तो उसको मैं
कोई एक नया पैरामीटर सपोज E1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, किससे इंडिकेट कर दूंगा, E1 से, E1 और E2 से, +1 आएगा E1 से और +-1 जो भी है ना E1 E2 से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो E1 E2 जो भी है वो +-1 को डिनोट करेगा, वो हम साइड में लिख देंगे। तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है वो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 10, 11 एंड 12 वी हैव, देखो इन तीनों से हमको वैल्यू मिली है किस किस की, अल्फा 11 की, वो तो आई है हमारे पास, ये थोड़ा नीचे हो गया, अल्फा 11 इक्वल E1 अपॉन √1 - v² अपॉन c², ठीक है। और अल्फा 44 आया मेरे पास E2 और ये आया √1 - v² अपॉन c², और अल्फा 41 ये आया -E2 v अपॉन c², और नीचे बन गया √1 - v² अपॉन c²। अब यहाँ पे E1 E2 के बारे में मैं लिख रहा हूँ, वेयर E1 एंड E2 आर इंडक्टर्स एंड, और इनकी जो वैल्यू है E1 E2 की, E1 E2, ये E1 E2 +-1 आ रहे हैं, E1 भी +- और E2 भी +-1 है, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू हमने लिख ली है, अल्फा 11, अल्फा 41, अल्फा 44 की वैल्यू, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब दो सिस्टम कोइंसाइड होंगे, मतलब जो O है वो O' पे हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में E1 और E2 दोनों को हम 1 लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1 लेके, और 1 लेके ही चलना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसको साइड में देखते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिंस टू सिस्टम कोइंसाइड देन वी टेक वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, दोनों की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, एक, E1 की भी और E2 की भी, दोनों की वैल्यू +1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, वो अभी पता लग जाएगा। तो अब हम सबसे पहले x टेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने, वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो x टेस्ट क्या बनेगा, x टेस्ट क्या था, देखो इक्वेशन 5 आया था शायद, उसमें देखो इक्वेशन 5, ये रहा x टेस्ट, अल्फा 11 x - vt, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 11, ठीक है। तो अल्फा 11 की वैल्यू और x - vt, तो अल्फा 11 क्या था, E1 E2 करके लिखा था अभी हमने ना, तो वो जो वैल्यू है उसमें E1 हो चाहे E2 हो, वो दोनों तो 1 है, तो ये बन गया 1 अपॉन, चलो मैं लिख देता हूँ, अल्फा 11 x - vt, ये था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप साइड में देख रहे होंगे, वो वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इसके जो वैल्यू साइड वाले में पुट करूंगा, तो वहां पे E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, जो भी है E1 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो एक ले रखी हमने, है ना, तो वो टर्म ऊपर से हट जाएगी, तो ये वाली टर्म बचेगी बस, ठीक है। तो उसके अपॉन डिनोमिनेटर में जो रूट वाली टर्म है वो हो जाएगी, तो x टेस्ट क्या बनेगा, x - vt अपॉन √1 - v² अपॉन c², ये आ गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 10, 11, 12 और ये 13 आ गया, ठीक है, ओके। अब y डैश और z डैश पे आ जाओ, y डैश तो y के बराबर है, इसमें तो कोई चेंजमेंट है नहीं, और z डैश z के बराबर है, तो इसको मैंने बोल दिया दोनों की कॉम्बिनेशन को 14, ठीक है। अब t डैश पे आ जाओ, तो t डैश क्या बनेगा, देखो t डैश क्या था, उसको लिख लो एक बार, t डैश था 7 में, यहाँ पे t डैश आपके पास है अल्फा 41 x अल्फा 44 t, अल्फा 41 x अल्फा 44 t,
ये है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो टी डैश इक्वल अल्फा 41, तो अल्फा 41 क्या है देखो, तो उसको मैं लिख रहा हूँ ओके। तो ये माइनस एज इट इज है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 होने की वजह से v अपॉन सी टू सॉरी सी स्क्वायर एक्स, और नीचे रूट वाली टर्म रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। प्लस प्लस अब अल्फा 44 की वैल्यू पुट करोगे तो ये ई वाला तो 1 हो गया, ठीक है, क्या बचेगा टी, और नीचे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो अब इसको नेक्स्ट पेज में देखना पड़ेगा। तो टी डैश बन जाएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ गया था, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, टी को अगर मैं पहले लिखूं तो टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, और ये आ गया इक्वेशन 15, इक्वेशन 15, ओके। अब देखो E1 E2 की वैल्यू मैंने -1 क्यों नहीं ली, यहाँ पे आ जाओ वापस, यहाँ पे x वाले में आ जाओ। अगर मैं x डैश की वैल्यू में यहाँ पे जो अल्फा 11 है इसकी वैल्यू जो भी हमने पुट की है उसमें e को अगर मैं -1 से रिप्लेस करता ना, तो मेरे को कभी भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होता नहीं दिखता, ठीक है, ऐसे ही ये भी नहीं दिखता, इसलिए E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमको +1 लेनी पड़ेगी, ओके। तो इसलिए हमने ये सब किया है। तो अब ये आ गया आपके पास टी डैश, इक्वेशन 15 आ गया, ठीक है। तो यही आपको सोल्व करना था, तो लास्ट में लिख देते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई, ये जो इक्वेशन आए ना एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के, कौन कौन सा 15वां 14वां 13वां है ना, 3 इक्वेशन, इनको लिखेंगे गिवन बाई इक्वेशंस 13 14 एंड 15 आर known as Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, समझ जाना ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। चलो लिख लो उसको भी, और स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गया पूरा, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और अटैच है, और वो है इनवर्स वाला, यानी इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो 2-4 मिनट का है, उसको और देख लेते हैं। तो अब इसको हम साइड में देख लेते हैं। तो अब देखते हैं इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में आपको चलना है, मतलब जो एस डैश है उसको फिक्स रखना है और एस को मूव करवाना है, ठीक है। लेकिन रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको -v वेलोसिटी यूज करनी है, ठीक है। इसका मतलब जो अभी आपने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश कैलकुलेट किए थे ना, उनमें एक्स डैश को एक्स से, वाई डैश को वाई से, जेड डैश को जेड से, टी डैश को टी से और v को -v से रिप्लेस करना है, यही इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो अब उस चीज को लिखते हैं, व्हेन द सिस्टम S is moving, किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो रिलेटिव या रिस्पेक्ट एक ही बात है, टू एस डैश किस वेलोसिटी के साथ, विद वेलोसिटी -v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। किस डायरेक्शन में, वापस से उसी एक्स डायरेक्शन में, अलोंग x axis, then we get inverse Lorentz transform,
ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो देखो क्या कहेंगे, तो एक्स टेस्ट को तो एक्स से रिप्लेस करना है, ओके, और इधर एक्स को एक्स टेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो प्लस वी था वो माइनस वी हो जाएगा। आप जो पीछे अभी हमने ड्राइव किए हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, उनमें आप वी को माइनस वी से और बाकियों को डैश वाले को विदाउट डैश से रिप्लेस करोगे तो ये रिजल्ट आएंगे। माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस वी टी आया था हमारे पास, तो उस माइनस वी के बदले माइनस वी पुट करेंगे तो प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, प्लस वी टी, और डेनोमिनेटर में जो रूट वाली टर्म थी उसको लिखा जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वी का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये आगे माइनस था वो एज इट इज रहेगा। वाई डैश, वाई को वाई डैश, ठीक है, वाई डैश के बदले वाई और वाई के बदले वाई डैश कर दिया। जेड बराबर जेड डैश आ जाएगा, और अब टी वाला और बच गया, टी डैश को टी से रिप्लेस करेंगे तो इधर तो हो जाएगा टी डैश, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में x था तो वो x डैश बन गया, और नीचे रूट वाली टर्म 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर केस आपको नीचे लिखना है, साइड में नहीं लिखना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केस क्या था, यहाँ पे जो v है और c है दोनों में क्या रिलेशन होगा, जो v है वो c से बहुत 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 ज़्यादा छोटा होगा। c के जो लाइट है उसका उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो उससे बहुत कम हो गई। ओके, तो उस केस में जब v की वैल्यू c की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है तो उस केस में v अपॉन सी क्या बन जाएगा, लगभग जीरो। ठीक है, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, तो जहाँ भी v अपॉन सी है उसको जीरो बना दो, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं x वाले की बात करूं तो x तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जीरो हो गया तो रूट वन वन। ठीक है, तो ये आ गया एक्स डैश प्लस वी टी, एक्स डैश प्लस वी टी, इन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y इक्वल वाई डैश, z इक्वल जेड डैश, और t किसके इक्वल हो जाएगा, t डैश, ये वाली टर्म भी जीरो बन जाएगी, नीचे वन हो चुका है इसकी वैल्यू जीरो होने की वजह से। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन के साथ जो आपने एक्स वाई जेड और टी कैलकुलेट की, इसको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके नीचे आपको लिखना है विच इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे।